हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। इससे पहले के टॉपिक में हम निषेचन से पूर्व की सारी घटनाएं कर चुके हैं। युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का स्थानांतरण, जिसे परागण क्रिया कहते हैं, वो हम पिछली वीडियो तक समाप्त कर चुके हैं। तो आज से अपना जो टॉपिक है उसका नाम है निषेचन। तो देखिए, आपको पता तो है ही, परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाने के पश्चात ही निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है। निषेचन की परिभाषा क्या होती है? नर युग्मकों एवं मादा युग्मकों की नर युग्मकों एवं मादा युग्मकों की संलयन से युग्मनज जायगोट बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। पादपों में निषेचन का जो अध्ययन है, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक जिनका नाम है स्ट्रॉसबर्गर ने 1884 में किया था, और जिस प्लांट में किया था उसका नाम है लिलियम। क्लियर बेटा? तो हम पादपों में निषेचन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, जिसकी परिभाषा आपके सामने है। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं, जिसका अध्ययन स्ट्रॉसबर्गर ने सर्वप्रथम किस प्लांट में किया? लिलियम प्लांट में किया। तो देखिए बेटा, हम पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया है उसको तकरीबन 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम उसे समझेंगे। वो कौन कौन से बिंदु हैं मैं एक बार आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर। पहला होगा पराग कणों का अंकुरण, दूसरा पराग नलिका का वर्तिका में प्रवेश, तीसरा टॉपिक होगा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। नेक्स्ट चौथा टॉपिक होगा पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। और लास्ट पांचवा बिंदु होगा युग्मकों का संलयन, और इसी के अंतर्गत एक टॉपिक जिसका नाम है द्युनिषेचन, जिसको हम समझेंगे। क्लियर? तो एक एक करके ये पांचों टॉपिक्स हमने समझने हैं, तब जाके पूरी निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। जब निषेचन की क्रिया पूरी संपन्न होती है तब किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है परागकणों का अंकुरण। देखिए जरा एक एक करके टॉपिकों को। तो पहला टॉपिक है परागकणों का अंकुरण। ध्यान से देखना बेटा, एक इसमें हम ड्रॉ की सहायता ले लेते हैं ताकि इसको समझना और भी आसान हो जाए। ये हम जो बीजांड बना रहे हैं वो ऋजु बीजांड है। ठीक बेटा? नेक्स्ट आपको पता तो है, इस बीजांड के अंदर एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना पाई जाती है, जिसका नाम होता है भ्रूण कोश। नेक्स्ट इसका नाम आपको पता ही है, बीजांड। ये फूली हुई संरचना जिसका नाम है अंडाशय। नेक्स्ट ये संरचना आपको पता है जिसका नाम है वर्तिकाग्र, और ये लंबी गर्दननुमा संरचना जिसका नाम है वर्तिका। तो सुनिए, परागकणों का अंकुरण। तो जैसे ही कोई परागकण यानी कि एक ही जाति के होने चाहिए, तो जब परागकण जो है वर्तिकाग्र की सतह पर आ जाता है, मैं यहां पर एक परागकण की संरचना बना दे रहा हूं। आपको परागकण की संरचना हम पिछली क्लासेस में करवा चुके हैं।
यहां मैंने दो तरह के परागकण बनाए। एक ये जो परागकण है वो द्विकोशिकीय है और आपको पता है इसका नाम था नर युग्मकोद्भिद और नैस, इसमें दोनों नर युग्मक हैं। आप इसे परिपक्व परागकण भी बोल सकते हो। तो ध्यान सुनना बेटा, अब इनमें से कोई सा भी हो सकता है। आपको पता हो तो 60% आवृतबीजी पादपों में जब परागकोश फटता है तो परागकण जो निकलते हैं वो द्विकोश के निकलते हैं। बाकी 40% आवृतबीजी पादपों के जो परागकण होते हैं वो त्रिकोशिकीय होते हैं। अब इनमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कोई परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर आ जाता है, वर्तिकाग्र की सतह पर आ जाता है, तो यहां से परागकणों के अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब एक एक चीज को यहां पर समझना, आप देखिए जरा ध्यान से। तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर आएगा तो यहां पर अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पर उससे पहले आपको कुछ चीज समझनी है कि जब कोई परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर आता है तो वर्तिकाग्र में कुछ ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं कि वो परागकण को चिपका सके। तो वर्तिकाग्र में परागकणों को चिपकाने के लिए कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। कुछ अनुकूलन, जैसे कि एक प्लांट है जिसका नाम है पिटूनिया हाइब्रिडा। पिटूनिया हाइब्रिडा, इस प्लांट में जो वर्तिकाग्र होता है उससे एक चिकना स्राव निकलता है, जिसके कारण वो परागकणों को चिपका लेता है ताकि वो इस वर्तिकाग्र से गिरे नहीं या अलग ना हो। ऐसे ही अधिकांश आवृतबीजी प्लांट्स की बात करें, ध्यान सुनना, अधिकांश यानी कि 80% आवृतबीजी पौधों की अगर हम बात करें तो उनकी वर्तिकाग्र की सतह पर कुछ इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं पेपिलामय रोम सदृश संरचना। आपको याद हो तो जब मैंने आपको वायु परागण करवाया था तो वायु परागण के दौरान मैंने बोला था कि वायु परागित पुष्पों में वर्तिकाग्र जो होता है वो रोम सदृश या उसके ऊपर पश्चमाप पाए जाते हैं ताकि वो परागकणों को आसानी से पिकअप कर सके और उसमें वो फंस कर रह जाए। तो वैसे ही मैं यहां बोल रहा हूं कि अधिकांश आवृतबीजी पौधों की जो वर्तिकाग्र होती है वो वर्तिकाग्र कैसी होती है, पेपिला में रोम सदृश होती है। तो जैसे ही कोई परागकण इस पेपिला में रोम सदृश के पास आता है तो ये पेपिला में जो रोम होते हैं वो विघटित हो जाते हैं, यानी इनके अंतर्गत पाया जाने वाला जो कोश का द्रव है वो विघटित हो जाता है और जल जैसी क्या बना देता है, संरचना बना देता है, जल जैसी संरचना, जिसके कारण परागकणों के अंकुरण में मदद मिलती है। इसके अलावा ध्यान सीखना बेटा, इसके अलावा वर्तिकाग्र की सतह पर बसा, शर्करा एवं रेजिन जैसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो परागकणों के अंकुरण में मदद करते हैं, साथ ही साथ परागकण को सूखने से भी ये बचाते हैं। ये सब कुछ हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं बेटा, परागकणों के अंकुरण में कर रहे हैं। अब एक लाइन और सीखिए कि जब कोई परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर आ जाता है तो वर्तिकाग्र की सतह पर आ जाने के पश्चात परागकणों के अंकुरण में लगने वाला समय, ध्यान सीखना, परागकणों के अंकुरण में लगने वाला जो समय होता है वो कहलाता है अंकुरक काल। अंकुरक काल बोल सकते हो या अंकुरण काल बोल सकते हो। क्लियर? अब ये जो अंकुरण काल है वो अलग अलग पौधों की जातियों में अलग अलग होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख दूं आपके लिए, ध्यान से देखना बेटा। एक एग्जांपल, जियामेज मक्का के जो परागकण होते हैं तकरीबन 5 मिनट में अंकुरित हो जाते हैं जब वो वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल जिसका नाम है बीटा वल्गैरिस। बीटा वल्गैरिस के जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र की सतह पर आ जाने के करीबन 2 घंटे में अंकुरित हो जाते हैं। इसी तरीके से एक और जिसका नाम है गैरिया इलिप्टिका। तो गैरिया इलिप्टिका के जो परागकण हैं वो तकरीबन 2 दिन में अंकुरित होते हैं। तो यानी अलग अलग पौधों में अलग अलग अंकुरण का टाइम होता है जिसे हमने बोला है अंकुरण काल।
क्लियर। अब नेक्स्ट आप एक चीज और सीखिए कि जैसे कि जब ये परागकण अंकुरित होते हैं तो ये बनाते हैं परागनलिका। जैसे कि यहां पर आप किसी को भी देख सकते हो, तो जब ये परागनलिका बनाते हैं तो परागनलिका बनती किससे? आपको याद हो जब मैंने परागकण की संरचना करवाई थी तो आंतरिक भित्ति जो होती है उसे कहा गया था अंतःचोल, और बाहरी जो भित्ति होती है उसे कहा गया था बाह्य चोल। तो अंतःचोल के द्वारा ही क्या बनती है? परागनलिका बनती है, जो कि निकलती है कहां से? बाह्य चोल में जो छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं हम जनन छिद्र। तो जनन छिद्र से होकर ही क्या निकलती है? परागनलिका निकलती है। अधिकांश पौधों में तो ऐसा होता है कि एक परागकण से एक ही परागनलिका निकलती है, यानी परागकण कैसे होते हैं? एक नल के परागकण होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कि कुकुरबिटेसी एवं मालवेसी कुलों के पौधों में, मालवेसी कुलों के पौधों में जो पुष्प के जो परागकण होते हैं वो बहुनल के होते हैं, यानी उनमें एक परागनलिका नहीं, एक से ज्यादा परागनलिकाएं निकलती हैं। लेकिन इन सभी परागनलिकाओं में से केवल एक ही परागनलिका क्या होती है? क्रियाशील होती है। तो इस तरीके से आपने पहला टॉपिक समझा है परागकणों का अंकुरण। तो जब परागकणों का अंकुरण होता है तो अंकुरित जो परागनलिका है वो वर्तिकाग्रीय सतह पर कुछ इस प्रकार से आ जाती है। नेक्स्ट अगला टॉपिक समझते हैं दूसरा। पहला हो चुका है परागकणों का अंकुरण, नेक्स्ट दूसरा समझते हैं अब परागनलिका का वर्तिका में प्रवेश। देखिए जरा, दूसरा टॉपिक परागनलिका का वर्तिका में प्रवेश। देखिए जरा, तो देखो आपने एक टॉपिक समझ लिया जिसका नाम है परागकणों का अंकुरण। तो अगला टॉपिक जो है वो है परागनलिका का वर्तिका में प्रवेश या वर्तिका में उसकी वृद्धि। तो परागनलिका की वर्तिका में जो वृद्धि है वो उसकी आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है, कि जैसे कि कुछ पौधों में जो वर्तिका होती है वो होती है खोखली, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिलियम और राइबिस के प्लांट में जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिका जो होती है वो कैसी होती है? वो होती है खोखली। तो परागनलिका की वृद्धि सीधे ही होते हुए चली जाती है, लेकिन अधिकांश आवृतबीजी पौधे, तकरीबन 80% आवृतबीजी पौधों में जो वर्तिका होती है वो ठोस होती है। ठोस यानी कि ऊतकों से भरी हुई होती है। ऊतकों से भरी हुई होती है। तो इन पौधों में जो वर्तिका ऊतकों से भरी हुई है उनके अंतर्गत, जैसे कि मैं इसको कोशिकाओं से आपको भरता हुआ दिखा देता हूं, कोशिकाओं से भरी हुई है ये, तो इसलिए ये कैसी है? ठोस होती है। तो इन पौधों की जो वर्तिकाग्र होती है और वर्तिका होती है, उस वर्तिका के मध्य में, ध्यान सुनना, उस वर्तिका के मध्य में जो ऊतक होते हैं उन्हें पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण इस वर्तिका के बीचों बीच एक मार्ग बन जाता है और इसी मार्ग से होते हुए परागनलिका किसकी तरफ गमन करती है? ये गमन करती है किसकी तरफ? अंडाशय और अंडा के साथ कहें तो किसकी तरफ गमन कर रही है? बीजांड की तरफ। तो क्वेश्चन जैसे कि परागनलिका वर्तिका में प्रवेश करते हुए किसकी तरफ गमन कर रही है? तो वो कर रही है अंडाशय में उपस्थित बीजांड की ओर। क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी किसी पौधे में वर्तिका जो होती है वो खोखली होती है, किसी में वो ऊतकों से भरी हुई होती है। तो उन ऊतकों को किसके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है? पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी एग्जाम्पल है, ध्यान समझना। एक प्लांट जिसका नाम है ओइनिथेरा लेमार्कियाना, जिसे इवनिंग प्रिमरोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक प्लांट और पिटूनिया,
इन पौधों में क्या होता है कि इन पौधों में जो वर्तिका होती है, होने को तो वो ठोस होती है, लेकिन परागनलिका सीधे एक मार्ग बनाकर गमन नहीं करती है। इसमें क्या होता है कि ये कोशिकाओं के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, जिसे अंतराकोशीय अवकाश कहते हैं, तो इन प्लांट में इन्हीं अंतराकोशीय अवकाशों के मध्य से गुजरती हुई परागनलिका वृद्धि करती है। तो परागनलिका की जो वृद्धि है वो किस पर डिपेंड करती है? वर्तिका की संरचना के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां तक आपने सीख लिया, और साथ में आप ये भी सीख लिया कि वर्तिका की, ये परागनलिका की जो वृद्धि है वो किसकी तरफ हो रही है? अंडाशय में उपस्थित बीजांड की ओर हो रही है। नेक्स्ट आगे सीखिए। देखिए बेटा, अब आपने ये तो सीख लिया कि वर्तिका में वृद्धि कहां तक होती है, तो ये आपने सीखा। अब आगे एक चीज और सीखिए कि अभी मैंने आपको बताया, मैं इधर एक तरफ परागकण बना दे रहा हूं, ध्यान से आप सीख रहे हो बेटा। ये मैंने जो परागकण बना रहा हूं बेटा, दुकोष की है, अभी आपको कुछ देर बाद समझाऊंगा, ध्यान समझना। तो जब ये परागनलिका बन रही है, तो ये परागनलिका जिस तरीके से मैंने यहां बना के आपको दिखा रखी है, पर मैं एक परागकण और बना रहा हूं, ध्यान से देखना। तो जैसे कि ये अंकुरण हुआ और ये परागनलिका बनी, तो ध्यान से रखना कि परागनलिका का जो मुख्य भाग, ध्यान से रखोगे कि मुख्य भाग जो है, जो उसकी वृद्धि करती है, तो वो केवल किस भाग में होता है? उसके अग्र क्षेत्र में होता है। परागनलिका भले ही इतनी लंबी वृद्धि कर चुकी है, लेकिन जो उसका अग्रभाग होता है, वही उसका अग्रभाग वृद्धिशील होता है, और इसी अग्र वाले भाग में ही अधिकांश कोशिका द्रव्य की मात्रा पाई जाती है। अधिकांश कोश का द्रव कहां होता है? इसके अग्र क्षेत्र में होता है, और इसी कोश का द्रव में संरचनाएं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, संरचना जैसे कि गोल्जी काय, इसके अलावा अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसके अलावा प्रचुर मात्रा में इसमें लिपिड भी पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत वैक्यूल्स यानी कि रसधानियां भी पाई जाती हैं, जिसमें अधिकांश, जैसे कि हम कहें तो इसमें क्या भी होता है? पोषण होता है, जो कि परागकणों को आपको पता तो है ही कि वो पोषण प्रदान करता है। तो मैंने क्या बोला यहां पर कि परागनलिका का जो अग्र क्षेत्र होता है वही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृद्धिशील वही होता है, उसमें अधिकांश कोश का द्रव्य की मात्रा होती है। साथ ही साथ अगर युग्मक भी हुए तो दोनों नर युग्मक भी कहां प्रेजेंट होते हैं? वो परागनलिका के अग्र क्षेत्र में ही प्रवेश करते हैं या अग्र क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। इतना आपने सीख लिया। अब एक चीज और सीखिए कि ये परागनलिका की जो वृद्धि है, जो वर्तिका के अंदर हो रही है, तो उसकी लंबाई कितनी होती है? तो जिन पौधों में वर्तिका जितनी लंबी होगी, तो परागनलिका की लंबाई भी उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं जियामेज, तो जियामेज में जो परागनलिका की लंबाई है या वर्तिका की जो लंबाई है, तकरीबन 450 mm होती है। बाकी और जो प्लांट है उनमें इसकी लंबाई कम या अधिक हो सकती है, वो निर्भर करती है किसकी लंबाई के ऊपर? वर्तिका की लंबाई के ऊपर। अब इस टॉपिक के अंतर्गत एक चीज और सीख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60% आवृतबीजी पौधों में जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं? द्विकोषकीय होते हैं। अब अगर परागकण द्विकोषकीय है तो जरा ध्यान सीखना, तो जब ये परागकण अंकुरण करता है, ध्यान सीखना, जब ये परागकण अंकुरण करता है तो या तो वर्तिकाग्र की सतह पर या वर्तिका में जब एंट्री करता है, तो उसी टाइम ये जो एक कोशिका होती है, आपको इसका नाम पता होगा, जिसका नाम है जनन कोशिका। तो ये जनन कोशिका जो है वो एक बार विभाजन कर लेती है, जिसका नाम है समसूत्री विभाजन। तो जैसे ही समसूत्री विभाजन करती है, तो यही कोशिका से समसूत्री विभाजन द्वारा कितने नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है? 2 नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो द्विकोषीय परागकणों में नर युग्मकों का जो निर्माण होता है वो कहां होता है? वर्तिकाग्र या वर्तिका के भीतर होता है समसूत्री विभाजन से। लेकिन जो परागकण पहले से ही आपके त्रिकोषीय हैं, तो उनकी परागनलिका में पहले से ही 2 नर युग्मक प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बेटा? और लास्ट एक चीज और सीख लीजिए, आप सबको पता है अंतःचोल बना होता है किसका? सेलुलोज एवं पैक्टिन का। तो उसी तरीके से जब परागनलिका बन ही अंतःचोल से रही है, तो परागनलिका भी किसकी ही बनी होती है? सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी हुई
होती है। तो इस तरीके से निषेचन के अंतर्गत दो टॉपिक हुए, पहला है परागकणों का अंकुरण, दूसरा है परागनलिका का वर्तिका में प्रवेश या परागनलिका का वर्तिका में वृद्धि। क्लियर। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक समझेंगे, अब परागनलिका जो है वो किसकी तरफ वृद्धि कर रही है, अंडाशय के भीतर पाए जाने वाली संरचना जिसका नाम है बीजांड। तो अगला टॉपिक करते हैं जिसका नाम है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। तो तीसरा टॉपिक है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। देखिए जरा, अब अगला टॉपिक है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। तो बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक टॉपिक बहुत पहले मैंने इसके अंतर्गत करवाया था, बीजांड की संरचना के अंतर्गत। तो मैंने आपको याद हो तो जब मैं बीजांड की संरचना मैंने आपको टॉपिक करवाया था तो 3 प्रकार के बीजांड बताए थे मैंने। एक बीजांड जो बना हुआ है इस बीजांड को कहते हैं ऋजु बीजांड। इसके अलावा 2 बीजांड और करवाए थे, प्रतीप बीजांड और वक्र बीजांड। तो जरा उनको भी एक बार देख लीजिए। ये संरचनाएं तुम्हारी हो चुकी हैं, बस आपको ड्रॉ बना के समझाने में थोड़ी आसानी होगी। तो ये दूसरा जो बीजांड है इसका नाम है प्रतीप बीजांड। प्रतीप बीजांड। नेक्स्ट तीसरा एक बीजांड और करवाया था जिसका नाम था वक्र बीजांड। आपको 3 बीजांड की संरचना मैंने करवाई थी। आपको इन सब के नाम पता होना चाहिए। जरा देखिए, जहां पर छिद्रनुमा संरचना खुली हुई होती है उस सिरे को क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत सिरा जो होता है उसे क्या बोला जाता है, निभाग। बीजांड के ऊपर जो आवरण होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, अध्यावरण। इधर भी नाम लिख लीजिए। नीचे सिरा प्रति बीजांड में उल्टा होता है, बीजांड द्वार निचले सिरे पर है, निभाग ऊपरी सिरे पर है, नेक्स्ट इसके अलावा ये इसके अध्यावरण। क्लियर बेटा। नेक्स्ट ऐसे ही ये वाला जो सिरा है वक्र बीजांड में वो सिरा हो गया बीजांड द्वार। नेक्स्ट विपरीत सिरा जो हो गया वो हो गया निभाग, और ये जो पाई जाती है संरचनाएं उन्हें कहा जाता है अध्यावरण। अब टॉपिक को समझो, थोड़ा आसान होगा। तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। तो परागनलिका का बीजांड में जो प्रवेश है वो 3 सिरों से हो सकता है, यानी कि 3 विधियों से हो सकता है, क्योंकि आपको डायग्राम भी मैंने 3 बनाए। तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें ऋजु बीजांड की, तो ऋजु बीजांड की तरफ आप देख रहे हो तो सीधे सीधे की तरफ अगर देखा जाए तो इसका गमन कहां हो सकता है, बीजांड। अब बेटा ध्यान सीखना इस चीज को कि अधिकांश जो बीजांड होते हैं वो होते हैं प्रतीप बीजांड। तो आपकी किताब में कुछ बीजांड जैसे कि प्रतीप बीजांड है उसको थोड़ा सा उल्टा ही बना रखा है, उसको उल्टा। और आपको पता होगा बीजांड द्वार वाला जो सिरा होता है उस सिरे को कौन सा सिरा बोलते हैं, शीर्ष सिरा। और निभाग जो होता है वो कौन सा होता है, आधारीय सिरा होता है। तो ध्यान से एक चीज सीखना कि देखो ये परागनलिका आ रही है तो ये किधर से ही आ रही है, बीजांड द्वारी सिरे से। तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 सिरों से हो सकता है। पहला हो सकता है किधर से, बीजांड द्वारी सिरे से। अधिकांश पौधे में जो परागनलिका का प्रवेश है वो बीजांड द्वारी सिरे से ही बीजांड में प्रवेश होता है। तो ये तो होता है अधिकांश पौधों में, अधिकांश पौधों में। क्लियर। नेक्स्ट किसी किसी पौधों में जो बीजांड में परागनलिका का जो प्रवेश होता है वो कैसे भी हो सकता है, निभागी सिरे से भी हो सकता है, निभागी सिरे से। जैसे कि एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है कैजुराइना। ऐसे ही अगर आप देखो यहाँ वक्र बीजांड को जरा देखना कि वक्र बीजांड देखें कि अगर परागनलिका कुछ इस तरीके से आती है तो परागनलिका किसकी तरफ अटैक कर रही है या किसके सिरे की तरफ से आ रही है, तो वो आ रही है अध्यावरण से। तो तीसरा हो सकता है आपका अध्यावरणी प्रवेश।
अध्यावरणी प्रवेश। तो तीसरा है अध्यावरणी प्रवेश। तो अध्यावरणी जो प्रवेश है एक प्लांट जिसका नाम है कुकुरबिटा, तो कुकुरबिटा में अध्यावरणी प्रवेश होता है। तो मैंने आपको परागनलिका का बीजांड में जो प्रवेश है वो बताया कि कितने सिरों से हो सकता है, 3 सिरों से हो सकता है। या तो बीजांड द्वारी सिरे से हो सकता है, या फिर उसका सिरा निभागी हो सकता है, या फिर कौन से सिरे से हो सकता है, अध्यावरणी सिरे से भी परागनलिका का बीजांड में प्रवेश हो सकता है। ये निर्भर करता है कि वो बीजांड कौन सा है, वो ऋजु है, प्रतीप है, या वक्र बीजांड है। और भी मैंने आपको करीबन 6 प्रकार के बीजांड करवाए थे। तो 6 प्रकार के बीजांड जो कि अलग अलग थे। तो अगर बीजांड द्वार ऊपरी सिरे से ही आता है तो प्रतीप में और ऋजु में एक जैसा ही होता है बीजांड द्वारी प्रवेश। बाकी मैंने आपको और बीजांड करवाए थे, तो उस हिसाब से या तो परागनलिका का प्रवेश बीजांड में बीजांड द्वारी सिरे से हो सकता है जो कि अधिकांश पौधों में पाया जाता है, या फिर निभागी, या फिर तीसरा सिरा कौन सा, अध्यावरणी प्रवेश भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपका तीसरा टॉपिक हुआ परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। नेक्स्ट अगला करते हैं। अब जब परागनलिका का प्रवेश बीजांड के सिरे से हो जाएगा बीजांड प्रवेश, तो अगला जो टॉपिक आएगा क्योंकि अब परागनलिका को जो प्रवेश करना है वो किसके अंदर प्रवेश करना है, भ्रूण कोश के अंदर। तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। देखिए जरा, नेक्स्ट चौथा पॉइंट है जिसका नाम है परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। देखिए बेटा इस टॉपिक को भी, अब यहां पर एक ही डायग्राम को आप समझ सकते हो, तो ध्यान समझना बेटा। जब परागनलिका बीजांड की तरफ प्रवेश कर जाती है तो अगला भाग किसका आएगा, परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। जो अंदर संरचना बनी हुई है इसके बारे में सब आप जानते ही हो, भ्रूण कोश जो कि 7 कोश के और 8 केंद्र की संरचना होती है। मैं इधर अगले सिरे की तरफ बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखना बेटा। देखो अलग अलग प्रकार के बीजांड होंगे तो उनमें सिरा भी अलग अलग है। जैसे कि मान लो मैंने यहां बनाया बीजांड द्वारी सिरा, तो जिधर बीजांड द्वारी सिरा होगा तो आपको पता है 3 कोशिका का जो समुच्चय है उसको यहां बोला गया था अंड समुच्चय, क्लियर। और निचला जो सिरा होगा वो होगा निभागी सिरा। और अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि बीजांड में जो प्रवेश है वो बीजांड द्वारी भी हो सकता है, निभागी भी हो सकता है, या फिर अध्यावरणी। तो जैसे कि मैं एक दूसरा और बना रहा हूं, यहां पर देखना जरा। अब इसमें मैंने अगर बनाया तो नीचे मैंने लिख रखा है अंड समुच्चय। तो नीचे अगर मैंने अंड समुच्चय बनाया तो इसका मतलब है नीचे कौन सा सिरा है, बीजांड द्वारी सिरा है, और ऊपर की तरफ कौन सा सिरा है, निभागी सिरा। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझना कि परागनलिका का बीजांड में जो प्रवेश है, चाहे वो बीजांड द्वारी हो, चाहे वो निभागी हो, चाहे वो अध्यावरणी हो, अगर परागनलिका को भ्रूण कोश में प्रवेश करना है तो वो बीजांड द्वार से ही प्रवेश कर सकती है, फिर चाहे वो कोई सा भी बीजांड में प्रवेश हो। तो इसलिए परागनलिका को पहले किसकी तरफ आना पड़ेगा, बीजांड द्वार की तरफ ही आना पड़ेगा, तभी वो भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर सकती है। तो अब ध्यान से सीखना कि परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश किस किस सिरे से हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल से यहां समझा रहा हूं, ध्यान से देखना कि जैसे कि ये परागनलिका ये इस तरीके से गमन करती हुई आ रही है, तो आपको पता होगा जब मैंने बीजांड की भी संरचना करवाई थी और भ्रूण कोश ही करवाई थी तो मैंने बताया था कि भ्रूण कोश के पास जो 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, सहायक कोशिका, इन सहायक कोशिकाओं के ऊपर कुछ तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं। और मैंने यह भी बताया था आपको कि परागनलिका जब भ्रूण कोश की तरफ आ रही होती है तो परागनलिका को जो दिशा प्रदान करती है वो दिशा कौन प्रदान करती है, सहायक कोशिका के ऊपर पाए जाने वाले तंतु रूपी समुच्चय ही इसे दिशा प्रदान करते हैं। क्लियर बेटा। तो अब ध्यान से सीखना कि परागनलिका का जब भ्रूण कोश में एंट्री होगी तो किस किस सिरे से हो सकती है। देखिए जरा, पहला कि एक तो या तो ये परागनलिका सीधा सहायक कोशिका को भेदते हुए प्रवेश कर सकती है, सीधा ऐसे, क्लियर। तो पहला सहायक कोशिका को भेदते हुए, पहला पॉइंट। नेक्स्ट दूसरा, या फिर ऐसा हो सकता है, मैं एक एक डायग्राम वापस से मिटाता जा रहा हूं इसलिए ध्यान सीखना, या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है एक सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका को भेदते हुए इस तरीके से,
सहायक कोशिका, एक सहायक कोशिका एवं अंड कोशिका को भेदते हुए, नेक्स्ट तीसरा कुछ इस तरीके से प्रवेश हो सकता है, जैसे आप देख रहे हो एक सहायक कोशिका और ये होती है भ्रूण कोश की भित्ति। तो तीसरा ऐसे प्रवेश हो सकता है, एक सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति को भेदते हुए, एक सहायक कोशिका एवं भ्रूण कोश की भित्ति को भेदते हुए। तो कितने सिरों से प्रवेश हो सकता है भ्रूण कोश में? 3 सिरे से, या तो सीधा सहायक कोशिका को भेदते हुए, या फिर एक सहायक कोशिका एक अंड कोशिका को भेदते हुए, या फिर तीसरा एक सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति को भेदते हुए। आप जरा यहां ध्यान से देखिए कि हर एक में ये नाम जरूर है, सहायक कोशिका, यानी कि परागनलिका का जो प्रवेश है वो अंतर रूप से वो होगा तो कहां होगा? वो सहायक कोशिका के अंदर ही होगा। तो ध्यान से सीखना कि जब परागनलिका किसी भी एक सहायक कोशिका के अंदर जाती है तो वो जो सहायक कोशिका होती है वो अपहासित हो जाती है, केवल उसका कोशिका द्रव ही बचता है, बाकी ये जो सहायक कोशिका है वो कैसी हो जाती है? डिजनरेट, यानी कि अपहासित हो जाती है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से आपने यहां पर देखा परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। और अब आपका लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है युग्मकों का संलयन, या जिसे हम कहेंगे यहां पर द्वितीय निषेचन। तो आपने 4 टॉपिक समझ लिए, परागकणों का अंकुरण, परागनलिका का वर्तिका में प्रवेश या उसकी वृद्धि, तीसरा परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, और चौथा परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। और अब लास्ट टॉपिक जो आप करेंगे तो उसका नाम ध्यान से देखिए, लास्ट टॉपिक रह गया इसका, ध्यान से सीखना बेटा। लास्ट 5वां टॉपिक युग्मकों का संलयन, या इसी के अंदर हम पढ़ेंगे द्वितीय निषेचन। अब ध्यान से सीखना बेटा, मैं फिर से एक अलग से यहां बना रहा हूं ड्रॉ। देखिए मैं फिर से इनके नाम लिख दे रहा हूं। ऊपर की तरफ 3 कोशिकाओं का जो समूह है उसे कहा जा रहा अंड समुच्चय। बीच में जो ये आप कोशिका देख रहे हैं इसका नाम है मादा युग्मक या अंड कोशिका। नीचे की तरफ 3 कोशिकाओं का जो समूह है इसे कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिका, जो कि निभागी सिरे की तरफ होती है। नेक्स्ट बीच में जो कोशिका है उसका नाम है ध्रुवीय कोशिका, जिसके अंदर 2 केंद्रक उपस्थित हैं, जिसे कहा जाता है द्वितीयक केंद्र। ध्यान से समझना बेटा। अब देखो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि सहायक कोशिका पर जो ये तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं वो परागनलिका को दिशा निर्देशित करते हैं। तो एक परागनलिका एक किसी सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण एक सहायक कोशिका जो है वो कैसी हो जाती है? अपहासित हो जाती है। क्लियर? तो जैसे ही एक परागनलिका, अब मैं लास्ट टॉपिक कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सीखना। तो जैसे ही एक परागनलिका जो है किसी एक सहायक कोशिका के अंदर प्रवेश करती है तो उसी टाइम परागनलिका के निचला जो अग्र क्षेत्र होता है उस पर छिद्रनुमा एक संरचना बन जाती है, जिसके द्वारा परागनलिका में उपस्थित जो कोशिका द्रव और जो 2 नरयुग्मक होते हैं वो किसके अंदर चले जाते हैं? वो चले जाते हैं किसके अंदर? एक सहायक कोशिका के अंदर। तो अब एक सहायक कोशिका के अंदर क्या क्या आ गया है? परागनलिका से कोशिका द्रव भी आ जाता है, दोनों नरयुग्मक भी आ जाते हैं, यहां तक कि अगर कायिक कोशिका भी है तो कायिक कोशिका भी किस में आ जाती है? सहायक कोशिका में आ जाती है। क्लियर? तो जैसे ही दोनों नरयुग्मक सहायक कोशिका के अंदर आ जाते हैं तो एक नरयुग्मक जो होता है वो प्रवेश कर जाता है किसके अंदर? मादा युग्मक के अंदर। और नेक्स्ट दूसरा जो है वो नरयुग्मक प्रवेश कर जाता है किस कोशिका के अंदर? वो ध्रुवीय कोशिका के अंदर। अब जरा सीखना कि एक नरयुग्मक किधर की तरफ चला गया है? मादा कोशिका की तरफ। तो जरा देखिए, देखो बेटा, एक नरयुग्मक, ध्यान समझना बेटा इस टॉपिक को, एक नरयुग्मक किसके साथ निषेचन कर लेगा? अब मादा युग्मक के साथ। तो इस प्रकार का जो निषेचन है उसको कहा जाएगा युग्मक संलयन।
युग्मक संलयन, और इससे एक संरचना बन जाएगी जिसे कहा जाता है युग्मनज यानी कि जाइगोट, जो कि कैसी संरचना होती है, द्विगुणित, क्योंकि नर युग्मक भी कैसा है, अगुणित, और मादा युग्मक भी कैसा है, अगुणित। तो एक निषेचन तो ये हो गया। नेक्स्ट जब दूसरा देखिए, एक नर युग्मक तो चला गया मादा युग्मक की तरफ, तो दूसरा नर युग्मक चला जाता है किसकी तरफ, ध्रुवीय कोशिका की तरफ। अब दूसरा देखिए कि एक नर युग्मक प्लस प्लस का साइन मैं केवल निषेचन के लिए लगा रहा हूं। नेक्स्ट दूसरा अगर आप देखें तो दूसरी तरफ कौन सा है, द्वितीयक केंद्रक, और द्वितीयक केंद्रक में कितने केंद्रक, दो अगुणित अगुणित और एक नरयुग्मक का केंद्रक। नेक्स्ट इन दोनों में संलयन होता है, संलयन से जो संरचना बनती है उसका नाम है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो अब चूंकि मैंने यहां लिख रखा त्रिगुणित, क्यों, जरा देखिए द्वितीयक केंद्रक में कितने अगुणित केंद्रक हैं, दो हैं और एक यहां है, तो ये बनने वाली जो संरचना है वो कैसी है, त्रिगुणित है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और इस प्रकार का जो संलयन होता है इसे कहा जाता है त्रिक संलयन। तो आप देख रहे हो कि आवृतबीजी पौधों में संलयन यानी कि निषेचन जो है वो दो प्रकार के हो रहे हैं, एक हो रहा है युग्मक संलयन तो दूसरा हो रहा है त्रिक संलयन। इसी कारण आवृतबीजी पौधों में कौन सी संरचना या कौन सी विधि पाई जाती है, द्विनिषेचन पाई जाती है, जो केवल आवृतबीजी पौधों में ही पाई जाती है। अनावृतबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म पौधों में ऐसा नहीं पाया था। एक क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है, ध्यान सीखना है यहां पर एक, कि जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है या द्विगुणित या त्रिगुणित होता है। तो आप देखो कि आवृतबीजी पौधों में तो जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा है, त्रिगुणित, क्योंकि ये निषेचन के बाद या निषेचन के दौरान बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म पौधों में जो भ्रूणपोष होता है वो अगुणित होता है। क्यों होता है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म पौधों में जो भ्रूणपोष का निर्माण है वो निषेचन से पहले होता है या निषेचन के बिना होता है, निषेचन से पहले। इसलिए जिम्नोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, अगुणित, जबकि आवृतबीजी पौधों यानी कि एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, त्रिगुणित। क्लियर। तो आपने सीखा द्विनिषेचन कि आवृतबीजी पौधों में एक होता है युग्मक संलयन तो एक होता है त्रिक संलयन, और इस प्रकार से दो संलयन अगर हो रहे हैं तो उसे कहा जाता है द्विनिषेचन, जिसके बारे में एक वैज्ञानिक जिनका नाम है नवास्चिन ने बताया था किस प्लांट में अध्ययन के दौरान, लिलियम। क्लियर। लिलियम पौधों में इन्होंने इसका अध्ययन किया था नवास्चिन ने, या कहें तो नवास्चिन ने खोज की है किसकी, द्विनिषेचन की खोज की है। अब यहां पर एक चीज समझिए बेटा कि जैसे कि ये दो प्रकार के संलयन हो रहे हैं, एक हो रहा है त्रिक संलयन और एक हो रहा है युग्मकों का संलयन यानी कि युग्मक संलयन। तो अब मैं तुम्हें एक चीज ये बता दूं कि क्वेश्चन जैसे ये आए कि आवृतबीजी पौधों में त्रिक संलयन और युग्मक संलयन में से सबसे पहले कौन सा संलयन होता है, तो ध्यान से बेटा एक चीज समझना कि युग्मक संलयन त्रिक संलयन में से निषेचन के दौरान कोई सा भी पहले हो, चाहे वो युग्मक का संलयन हो या त्रिक संलयन हो, कोई सा भी पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये दोनों संलयन हो जाएंगे उसके बाद में आपको जब अब अगला टॉपिक जो कराऊंगा, निषेचन के बाद अगला टॉपिक आने वाला है जिसका नाम है निषेचन पश्च। तो निषेचन पश्च में क्या होगा कि त्रिक संलयन से जो बनी संरचना है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, ये जो है वो लगातार समसूत्री विभाजनों के द्वारा एक परिपक्व भ्रूणपोष का निर्माण करती है, और ये युग्मनज जो होता है वो लगातार समसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करेगी, भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण करेगी। तो यहां पर जरूर क्वेश्चन है कि निषेचन के पश्चात कि भ्रूणपोष पहले बनता है या भ्रूण पहले बनता है, तो निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष पहले बनता है भ्रूण से पहले, ताकि जब भ्रूणपोष बन जाएगा तो यही युग्मनज इस भ्रूणपोष का इस्तेमाल करके एक अच्छा खासा भ्रूण बना लेगा। तो निषेचन से पहले ध्यान सुनना, निषेचन के दौरान चाहे युग्मक संलयन त्रिक संलयन एक साथ हो या अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निषेचन के पश्चात त्रिक संलयन से बनी संरचना त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक ही पहले भ्रूणपोष बनाती है, उसके बाद ही युग्मनज से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस तरह आज की क्लास में आपने एक टॉपिक समझा जिसका नाम है निषेचन। नेक्स्ट अगली क्लास में हम करेंगे कि त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, यानी टॉपिक का नाम होगा निषेचन पश्च प्रक्रियाएं। तो निषेचन पश्च प्रक्रिया में एक तो करेंगे हम भ्रूणपोष का निर्माण और एक करेंगे हम भ्रूण का निर्माण। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक यू।